हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एपीओ की सीरीज़ चल रही है माइनर एक्ट की। इसके पहले मैंने SC/ST एक्ट पढ़ा दिया है, वो देख लीजिएगा। अब आज सेकंड एक्ट आर्म्स एक्ट पढ़ाना है 1959। आयुध अधिनियम, हिंदी में कहते हैं इसे आयुध अधिनियम। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मेरी इतनी मदद करिए, इतना मेहनत करता हूँ तो थोड़े सब्सक्राइबर करीब करीब 500 तक तो बढ़वा ही दीजिए, ठीक है। मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इतना कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगता। मेहनत करता हूँ तो ये लगता कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो मुझे और भी मैं जल्दी जल्दी माइनर एक्ट बना के डालता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम इसे कहते हैं। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। टोटल कितने हैं? 6 चैप्टर हैं। सेक्शन कितने हैं? टोटल 46 सेक्शन है। तो किसी भी एक्ट को पढ़ने से माइनर को सबसे पहले उसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है उसका? आयुधों और गोला बारूदों से संबंधित। तो आयुधों और गोला बारूदों से जो संबंधित विधि थी, जो लॉ थी, उसको क्या किया गया? उसको इस अधिनियम, यानी कि इस अधिनियम मतलब आर्म्स एक्ट, जो आयुध अधिनियम है, इस अधिनियम मतलब आयुध अधिनियम जो 1959 का है, उसके द्वारा क्या किया? समेकन मतलब मिला लिया गया या उसको संशोधित किया जाता है इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इतनी चीज इसमें समेकन है और संशोधन है, दो चीज पढ़ लेना। क्या होना? आयुध या गोला बारूद से संबंधित जो विधियां हैं उनमें इस अधिनियम द्वारा समेकन कर लिया जाता है या उनमें संशोधन किया जाता है, ठीक है। अब आइए हम अपना देखिए, सबसे बड़ी बात, जो एपीओ जो राजस्थान एपीओ का सिलेबस है प्री का, वो मैं डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ। मेंस का इसके बाद में डिटेल, क्योंकि अभी प्री होने वाला है, मेंस का मैं बाद में पूरी सीरीज डाल दूंगा, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। चैप्टर 1 क्या कहता है? प्रारंभिक। चैप्टर 1 किससे संबंधित है? प्रारंभिक से संबंधित है। ये कितने से? सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक है। तो धारा 1 में सबसे पहले तो जानते हो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ आता है। तो इसका नाम क्या है? आयुध अधिनियम 1959, ये, ठीक है। ये संपूर्ण भारत में प्रवृत्त है, ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। शुरू से ही ये संपूर्ण भारत में आयुध अधिनियम लागू होता है। अब इसको कब संसद में पास हुआ? 25 सितंबर 1959 में, 25 दिसंबर 1959 को, 25 सितंबर 1959। अब सितंबर में वो हुआ और 1 अक्टूबर 1962, अब 1962 यानी कि 3 साल बाद लागू हुआ। 59, 60, 61, 62, 63, 3 साल बाद लागू हुआ, ठीक है। तो यानी कि ये गांधी जी की जयंती के पहले, आर्म्स एक्ट कैसे? गांधी जी की जयंती के पहले 1 अक्टूबर को लागू हुआ और 25 सितंबर को ये क्या बोलते हैं, संसद से पास हुआ था। 1959 में पास हुआ और कब लागू हुआ? 62 में लागू हुआ। 59 में पास हुआ, 62 में लागू हुआ, 3 साल बाद करीब लागू हुआ, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। 25 सितंबर याद रख लेना, संसद से पास हुआ। 1 अक्टूबर को, गांधी जी के एक दिन पहले 1 अक्टूबर को ये लागू हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ। अब सेक्शन 2 जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में? डिफिनीशन क्लाज के बारे में, निर्वचन, डिफिनीशन और निर्वचन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, डिफिनीशन और इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में करते हैं। तो 21A, ये क्या है? 21A में अर्जन दिया है या एक्विजिशन दिया। एक्विजिशन, अर्जन को एक्विजिशन से याद कर लेना। तो 2A एट्रोसिटी बताया था ना उसमें, SC/ST एक्ट में 2A में, तो इसी में एक्विजिशन A से, 2A से, यानी कि ये चीज देखना कि A ही होगा, क्योंकि जो भारतीय कानून बनते हैं, ब्रिटिश कानून नहीं, जो भारत की संसद ने कानून बनाया, वो हरदम डिक्शनरी के आधार पे डिफिनीशन क्लाजों को रखते हैं। तो आपको कभी नहीं याद आए तो अगर मान लो जेड से कोई चीज शुरू हुआ तो आखिरी के क्लाजों में ये होगा। जहां तक ए होगा, ए से संबंधित कोई चीज होगा शुरू में, ABCD में, जैसे डिक्शनरी में नहीं देखा जाता वैसे ये डिफिनीशन क्लास है, ठीक है। तो अब आ जाओ, अर्जन का क्या मतलब है? क्या चीज? अर्जन मतलब अर्जित कर लेना, प्राप्त कर लेना। कैसे प्राप्त करता है? भाड़े पर लेना होता है या उधार लेना होता है या दान से प्राप्त होता है। अर्जन मतलब क्या होता है? या तो क्या होता है, किसी व्यापार से या किसी चीज से। वो कैसे? या तो वो उधार भाड़े पर किराए पे दे के लेता है, कैसे कर देता है? किराए पे देकर लेता है, या उधार द्वारा प्राप्त कर लेता है, या दान के रूप में अर्जित कर लेता है, प्रतिग्रहित कर लेता, तो उसे क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। तो 2A में अर्जन,
2B में क्या दिया है, गोला बारूद। एम्यूनिशन, तो देखो ये सब अल्फ़ाबेटिकल, इसी वजह से मैंने यहाँ इंग्लिश में दे दिया। एम्यूनिशन मतलब क्या होता है, गोला बारूद। एम्यूनिशन मतलब क्या होता है, गोला बारूद। एम्यूनिशन, एक्विजिशन, एम्यूनिशन, एक्विजिशन, एम्यूनिशन। 2-1B में गोला बारूद। अब गोला बारूद में क्या क्या आते हैं, रॉकेट आता है, बम आता है, ग्रेनेड आता है, गोला आता है, अन्य मिसाइल्स आते हैं, ये चीज़ें आते हैं। फिर सेकंड क्लास में क्या दिया था, टारपीडो से को काम करने में लाने वाली अंतर समुद्री। अंतर समुद्री को नहीं समझ पाओगे, इसी वजह से मैं इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ सबमरीन। सबमरीन भी इसी के अंतर्गत, गोला बारूद के अंतर्गत आएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या, टारपीडो और सबमरीन भी गोला बारूद के ही अंतर्गत आते हैं। रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अन्य मिसाइल्स, टारपीडो, सबमरीन, ये सब क्या आते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब आ जाओ अन्य वस्तुएं क्या है, अन्य वस्तुएं जो आग्नेयायुध यानी कि फायर आर्म्स के साथ उपयोग हो या ना हो। मतलब क्या होना चाहिए, ऐसी वस्तुएं हों जो फायर आर्म्स में उपयोग में लाई जा रही या उपयोग में नहीं, जैसे स्टैंड हुआ या कुछ ऐसी चीजें हुई जो उपयोग में ना भी लाई जा रही हो, तब भी उसको गोला बारूद एम्यूनिशन के अंतर्गत समझा जाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत वो रखा गया है या जो खाली, वो खाली जैसे गोला का खाली वो होता, कवर होता, वो भी सब एम्यूनिशन के ही अंतर्गत आएगा। अब आ जाओ फायर आर्म्स। तो इसमें क्या क्या चीजें हो गई गोला बारूद में, पहले पढ़े हो रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, मिसाइल्स, ये सब याद कर लेना। टारपीडो, सबमरीन या आग्नेयायुध, जो आग्नेयायुध को जैसे गोला आग्नेयायुध के अंतर्गत डाल के उसको फेंका जाए तो गोला भी आ जाएगा, या उसका स्टैंड भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। नंबर 4 क्या होगा, फायर आर्म के लिए जो चार्ज किया जाता है, चार्ज मतलब भरण, फायर आर्म्स के लिए, आग्नेयायुध के लिए जो चार्ज मतलब उसका गोला जो हो गया, ठीक है, या ऐसे चार्ज के लिए उपसाधन, एसेसरीज जो उसकी होती है, वो भी सब इसके अंतर्गत आते हैं। और नंबर 5 पे क्या है, फ्यूज और उसका फ्रिक्शन ट्यूब। ठीक है, बस ऐसे याद कर लेना। फ्यूज ज्यादातर ऊपर वाला ही पूछेगा, टारपीडो और वो पूछेगा, बाकी कुछ नहीं। ज्यादा पूछेगा तो इसमें सेक्शन पूछेगा एम्यूनिशन किस सेक्शन में दिया गया, तो 2-1B में एम्यूनिशन दिया गया, केवल इसका डिफिनीशन एक्विजिशन 2-1A में दिया गया। ठीक है, एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद। गोला बारूद को कहाँ परिभाषित किया गया, यही पूछेगा क्वेश्चन। अब गोला बारूद के निर्माण के लिए जिस मशीनरी का उपयोग होता है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गोला बारूद के इंग्रेडिएंट्स, जो जिस चीज से गोला बारूद बनाया जाता उस वो भी इसके अंतर्गत आता है, जिसको केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाओ। नेक्स्ट पेज क्या है, अब देखो 2C आ गया, ये क्या हो गया, आर्म्स आ गए। देखो सब ए से चल रहा, डिक्शनरी से पहला एक्विजिशन पढ़े, दूसरा एम्यूनिशन पढ़े, तीसरा आर पढ़े। तो आर से पहले एम आता, एम से पहले सी आता, एक्विजिशन, ACQUISITION, तो डिक्शनरी के हिसाब से तो ये आयुध किस में आ जाएगा, सी में। आर्म्स किस में आएगा, सी में। आर्म्स, इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। कोई परिभाषा याद करना या ना करना, आयुध की परिभाषा याद कर लेना। आयुध की परिभाषा क्या है, देखो पढ़ो, कोई ऐसी वस्तुएं, आर्टिकल्स जिसको डिजाइन ऐसा किया गया, जिसको ऐसा बनाया गया है या जिसको ऐसे रूप से ग्रहण किया गया, अडॉप्ट किया गया है कि उस वस्तु का वर्णन शस्त्रों के, आर्म्स के रूप में किया जा सके। मतलब उसका वर्णन कैसे किया जाए, उस वस्तु का आर्म्स के रूप में किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, आयुध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयुध कहते हैं। शस्त्रों मतलब वेपन के रूप में, सॉरी यहाँ पे मैं आर्म्स कह दिया था, तो उसका उपयोग किसे, वेपन के रूप में। ऐसा कोई वस्तु जिसको इसलिए इस प्रकार डिजाइन किया गया कि उसका वेपन के रूप में उपयोग किया जा सके, या उसको इस प्रकार ग्रहण किया गया है, इस प्रकार ग्रहण किया गया है कि वो क्या बोलते हैं, वेपन का काम करे, तो उसे क्या कहेंगे, आयुध कहेंगे। अब आप जाके पढ़ना, एक बार बेयर एक्ट उठाओ और पढ़ो, देखो उसमें क्या दिया। देखो इसी वजह से कहते हैं ना कि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दो, मैं बहुत अच्छे कंटेंट दूंगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे मेहनत करने में अच्छा लगता है।
अब 200-250 सब्सक्राइबर रहते तो मन नहीं करता कि डालने का, कितनी मेहनत करके डालता हूँ, सब्सक्राइबर 2 भी नहीं बढ़ते। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी लोग हो, सुनते हो जितने भी लोग, इसके पहले देखो SC/ST एक्ट वाले में करीब करीब 180 व्यूअर हो गए। अगर 10-10 लोग भी करते तो मेरे सब्सक्राइबर पहुंच जाते। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं भी और मेहनत करके, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी, कितने सब्सक्राइबर इतने लोग इंतजार कर रहे हैं तो मैं और अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूंगा। ये मैं बहुत जल्दी ही दे देता, लेकिन मैं इतनी मेहनत करके SC/ST एक्ट बनाया, उसके बाद मेरे कोई व्यूअर ही नहीं बढ़े तो थोड़ा होपलेस हो गया था। लेकिन फिर मैं ये सोचा कि लगे रहो, चलो बनाते रहो, ठीक है। चलो फिर मैं शुरू करता हूँ। अब आ जाओ, फिर क्या कहते हैं, आयुध। आयुध किसे कहते हैं? देखो अब इस एक चीज ये समझे कि जिनको देखो उसमें पढ़ लेना, उसमें परिकल्पित दिया, अनुकूलित दिया, उसको ऐसे पढ़ना, एक बार बियर एक्ट उठा लेना कि किस तरह मैंने उसे तोड़ा, देख लो, फिर उसको इसको देखना। फिर आयुध। आयुध मतलब क्या होता है? आर्म्स होता है। आर्म्स में क्या आता है और क्या नहीं आता है? क्या आता है आयुध में? आयुध में सीधी सीधी बात तो ये समझे कि जिसको क्या किया गया, जिसको इसलिए बनाया गया उसका शस्त्र के रूप में उपयोग किया जाए, वो डिजाइन किया गया इस रूप में कि उसका शस्त्र के रूप में उपयोग किया जाए, या इस रूप में अडॉप्ट किया गया कि उसका शस्त्र के रूप में उपयोग किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? आयुध। अब आयुध के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? फायर आर्म्स आते हैं, अग्नायुध भी इसके इसी के अंतर्गत आते हैं। आयुध के अंतर्गत अग्नायुध भी, फायर आर्म्स भी आते हैं, तीक्ष्ण धार वाले वेपन भी आते हैं, शार्प एज वाले वेपन भी आते हैं, और क्या आते हैं? अन्य घातक शस्त्र, अदर डेडली वेपन भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आर्म्स निर्माण की मशीनरी भी आती है, जिससे वो आर्म्स निर्माण किया जाता है, जिससे उस वेपन का निर्माण किया जाता है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और क्या नहीं आते हैं? ऐसा डोमेस्टिक चीज़ें, जो क्या बोलते हैं डोमेस्टिक चीज़ें, मतलब क्या? जो आपके घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू कामकाज में जो चीज़ें उपयोग होती हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और एग्रीकल्चर में जो जो हथियार उपयोग होते हैं वो आर्म्स के अंतर्गत नहीं आएंगे, जैसे लाठी, मामूली छड़ी, खिलौनों के रूप में कुछ चीज़ें उपयोग होता वो भी नहीं आएंगे। काम के शस्त्र, जो काम जैसे मान लो को आपके यहाँ घरों में काम होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ों का उपयोग, छीनी, हथौड़ी, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है, कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों का, तो वो शस्त्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। लाठी शस्त्र के अंतर्गत नहीं आता, ये चीज़ मान लेना। ये कौन बताता है? ये आर्म्स एक्ट, ये लाठी वाला पढ़ लेना, लाठी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, स्पेसिफिक ये दे दिया है, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, तो 1C तक हो गया। अब आ जाओ 1D में आ जाओ। डी में अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देखो डी है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकल समझ लो, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल डी से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ दिया होगा? 1D में, 21D में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ दिया होगा? 21D में। डी से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम का मतलब होता है पुलिस आयुक्त। यहाँ पे पुलिस आयुक्त को क्या बोलते हैं? डीएम की पावर दे दी जाती है। पुलिस कमिश्नर की भी, किसकी? डीएम को, पुलिस आयुक्त की, और पुलिस कमिश्नर की पावर किसे दी जाती है? डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी जाती है। उसी को क्या कहते हैं हम? डीएम कहते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। फिर आ जाओ फायर आर्म्स, ये खूब पूछता है। FE, तो F शुरू हो गया, अब E से कुछ था ही नहीं, तो ये कहाँ हो गया? 121E में। फायर आर्म्स 21E में हो गया। EF, E के बाद क्या आता है? F आता है, तो फायर आर्म्स कहाँ होगा? 21E में होगा। कहाँ होगा? 21E में होगा। तो इसमें क्या होगा? शस्त्र के अंतर्गत आता है। किसके शस्त्र के अंतर्गत? जिसमें आर्म्स के अंतर्गत क्या आता है? जिसमें विस्फोटक हो या अन्य ऊर्जा। तो ये जो अग्नायुध है वो किस इसके अंतर्गत कौन से शस्त्र आएंगे? अग्नायुध के अंतर्गत कौन से वेपन को फायर आर्म्स कहा जाएगा, अग्नायुध कहा जाएगा, वो इसमें बताएगा। किसको कहा जाएगा? जो विस्फोटक होंगे, जो क्या होंगे? विस्फोटक होंगे, या कोई अन्य ऊर्जा क्रिया वाली चीजें जो एनर्जी पैदा कर रहे हो, जिनको दगने से एनर्जी पैदा हो रही हो, वो फायर अग्नायुध के अंतर्गत आएंगे। इसको क्या किया गया? इसको प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेपित किया, फेंका जाता है, आकाश में फेंका जाता है, प्रक्षेप बनाते हैं, आकाश में फेंका जाता है, प्रक्षेप कर या प्रोजेक्टाइल मोशन द्वारा चलते हैं। जो आकाश में प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, जैसे किसी गेंद को ऐसे तेज से फेंको तो क्या परवलयाकार रूप धारण कर लेता, तो ऐसे आर्म्स जो परवलया दागने पर परवलयाकार या तो प्रोजेक्टाइल मोशन धारण कर लेते हैं, उन्हीं को, और वो कैसे हों? वो विस्फोटक हों और वो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हो, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? फायर आर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है? जो अग्नायुध होते हैं निम्नलिखित शस्त्र अभिप्रेत हैं। अग्नायुध के अंतर्गत कौन कौन से वेपन आते हैं वो बताया गया। तोपें आती हैं इनके अंतर्गत, हथगोले आते हैं, रायल पिस्टल आते हैं,
अपायकर द्रव्य मतलब ऐसा द्रव्य आता है जिसको क्या बोलते हैं, जो हानिकारक हो। ऐसी गैसें आती हैं, जैसे गैस छोड़ी जाती हैं, वो सब किसके अंतर्गत, आग्नेयायुध के अंतर्गत आएंगे। इनको छोड़ने या चलाने के लिए जो शस्त्र होता है वह भी इसके अंतर्गत आएगा। फिर आ जाओ ऐसी एसेसरीज, मतलब ऐसी सीरीज उसकी जो होंगी, ऐसी जो एसेसरीज भी होंगी जो इन आग्नेयायुध को, जो इन फॉरेन आग्नेयायुध की आवाज या चमक को करता है। मतलब क्या करता है, ऐसा क्या बोलते हैं, वो क्या करता है, चमक किया जाता है या क्या क्या कहते हैं, आवाज करता है, वो भी इसके अंतर्गत फायर आर्म्स के अंतर्गत आएंगे। और क्या आएंगे, जिससे वो फायर आर्म्स बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। ट्रांसपोर्टिंग, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आग्नेयायुध को ले जाया जाता है, वो भी इसके अंतर्गत। तो ये दोनों छोड़ भी सकते हो, लेकिन इतनी जो ऊपर की चीजें पढ़ाया हूं ये ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, 21F आ जाओ। 21F लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अनुज्ञापन प्राधिकारी F में। तो L के बाद बीच में कुछ था ही नहीं, इसके पहले क्या पढ़े थे, फायर। तो FGHIJK L से आया, L से क्या आया, पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी आ गया, अनुज्ञापन अधिकारी आ गया, क्या आ गया, अनुज्ञापन अधिकारी, लाइसेंस 21F में। तो ये क्या होता है, सरकार, या सरकार भी हो सकती है लाइसेंसिंग की अथॉरिटी, या कोई ऑफिसर या प्राधिकारी जो वो भी हो सकता है, जो लाइसेंस का क्या करता है, लाइसेंस को ग्रांट करता है या रिन्यू करता है। तो लाइसेंस अथॉरिटी के अंतर्गत सरकार भी आती है, या ऐसा ऑफिसर आता है जो क्या करता है, लाइसेंस को ग्रांट देता है या लाइसेंस को रिन्यू करता है, वो भी लाइसेंस अथॉरिटी के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है, 21FF मजिस्ट्रेट को दिया। 21FF में किसको दिया है, मजिस्ट्रेट। FF में कौन है, मजिस्ट्रेट। तो यानी LM, L के बाद M आया, M मतलब मजिस्ट्रेट, और M से कोई चीजें नहीं दी गई। तो F है, एक F और हो जाएगा। लाइसेंस अथॉरिटी के बाद कौन आएगा, मजिस्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। सबसे पहले क्या पढ़े तुम, एम्यूनिशन पढ़े, एक्विजिशन पढ़े, एक्विजिशन AC से शुरू होता है, एक्विजिशन पढ़े, फिर एम्यूनिशन पढ़े, ठीक है, B में एम्यूनिशन पढ़े, C में क्या पढ़े, आर्म्स पढ़ लिए, D में क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पढ़ लिए, ABCD, E में क्या पढ़े, अब E से कुछ नहीं था तो E के बाद क्या, F आता तो फायर आर्म्स पढ़ लिए, E हो गया। फिर F में क्या पढ़े, ऐसे दिमाग में बैठा, F में क्या, F में कोई चीजें F से है ही नहीं, क्योंकि F से फायर आर्म्स था, वो कहाँ चला गया, E में चला गया। तो FGHIJK के तक कुछ नहीं था, L से लाइसेंस अथॉरिटी थी, तो वो कहाँ आ गया, F में आ गया। लाइसेंस अथॉरिटी के बाद क्या आ जाएगा, फिर FF में क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट आ जाएगा। FF में क्या आ जाएगा, मजिस्ट्रेट। आप पढ़ो, मजिस्ट्रेट CRPC के अधीन जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उन्हीं को इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट माना गया है। बस इतना चीजें इसके अंतर्गत हैं FF में। अब 21G देखो, ये सब दिया, 21G प्रेस्क्राइब्ड किया गया, विहित किया गया। तो विहित करने का मतलब क्या होता है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को विहित कहा जाएगा। तो प्रेस्क्राइब्ड किसे कहा जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत क्या रूल बनाए जाएंगे, नियम मतलब रूल बनाए जाएंगे, उन्हीं रूल को क्या कहेंगे, उन्हीं रूल को प्रेस्क्राइब्ड कहेंगे। इसको कहाँ प्रभावित किया गया, 21G में बताया, कहाँ बताया गया, 21G में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट वो क्या डिफिनीशन क्लास में नेक्स्ट क्या है, 21H में, 21H में क्या दिया, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन यानी कि प्रसिद्ध गोला बारूद, ठीक है, प्रसिद्ध मतलब रोक दिया गया, मतलब उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया। अब किन किन चीज़ों को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन कौन कौन से, अपायकर द्रव्य या गैस, इन पर प्रतिबंध है, जो हानिकारक होते हैं द्रव्य या गैस, कोई अन्य ऐसी चीज जो हानिकारक हो दागने पर, या रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र, टारपीडो, सबमरीन, ये सब क्या है, प्रसिद्ध गोला। आम व्यक्ति से नहीं रख सकता, इस पर को रिस्ट्रिक्शन लगा, इसके लिए लाइसेंस होगा, और ये पर्टिकुलर व्यक्ति को नोटिफिकेशन द्वारा सरकार ही जारी कर सकते, सरकार ही आपको लाइसेंस देगी, तभी इन चीज़ों को आप रख सकते हैं। ये क्या किया गया, इन गोला बारूदों को प्रोहिबिटेड किया गया। 21H में प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन को, एम्यूनिशन A में पढ़े थे, एम्यूनिशन फिर प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन यानी कि P आगे लग गया, तो 21H में प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन को पढ़ा गया, जिसको गोला बारूद माना गया है, जिसको क्या माना गया, गोला बारूद माना गया। इन सब में जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा प्रसिद्ध किया गया,
उनको क्या प्रसिद्ध गोला बारूद माना जाएगा। और उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें प्रसिद्ध गोला बारूद कहते हैं, ठीक है, प्रोहिबिटेड गोला एम्यूनिशन कहते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है, 21I में प्रसिद्ध आयुध यानी कि प्रोहिबिटेड आर्म। अब देखो एम्यूनिशन पढ़े थे, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन कहाँ पे है, 21H में, 21 कहाँ पे पढ़े थे, 21H में प्रोहिबिटेड पढ़े थे, ठीक है। अब ये पढ़ोगे 21I में प्रोहिबिटेड आर्म्स, प्रोहिबिटेड आर्म्स कहाँ पढ़ोगे 21I में। तो ये सब अल्फ़ाबेटिकल चल रहा है, दिमाग में अल्फ़ाबेटिकल बैठा लेना। 21I में प्रोहिबिटेड आर्म्स दिया है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड आर्म्स दिया है। प्रोहिबिटेड आर्म्स किसे कहते हैं, ऐसे फायर आर्म्स। तो कौन से आर्म्स में कौन आएंगे, ऐसे फायर आर्म्स जिनके ट्रिगर पर दबाव डालने पर या हाथ रखने पर लगातार शस्त्र मिसाइल निकलते रहते हैं जब तक मैगजीन खाली ना हो जाए, जब तक क्या हो जाए, मैगजीन खाली ना हो जाए। तो ये हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, आपके प्रसिद्ध आर्म्स हो जाएंगे, प्रसिद्ध आर्म्स हो जाएंगे, आयुध हो जाएंगे। और द्रव गैस या अन्य चीज़ें जो नुकसानदेह हैं, इनको छोड़ने का जो वेपन होता है, इनको जो छोड़ा जाता है। आर्म्स मतलब क्या होते हैं, आर्म्स मतलब वो वेपन होते हैं, वेपन, आर्म्स मतलब वेपन होते हैं, जो हथियार होते हैं, आयुध मतलब, ठीक है, इन्हीं को वेपन भी कहते हैं आर्म्स मतलब। तोपे, वायुयान, भेदी, एंटी एयरक्राफ्ट में वो है, एंटी टैंक फायर आर्म्स है या अन आर्म्स है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको केंद्र सरकार ने शासकीय राजपत्र में प्रसिद्ध या आयुध घोषित किया है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे सॉरी, नेक्स्ट क्या कहता है, पब्लिक 21J में क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। 21J में क्या है, पब्लिक सर्वेंट। इसके अंतर्गत आईपीसी वाले लोक सेवक आते हैं जिनका उल्लेख सेक्शन 21 में किया गया। पब्लिक सर्वेंट में कौन आएंगे, जो 21 आईपीसी में जिनका उल्लेख किया गया। तो 21J में कौन है, पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट आ जाओ 21K में कौन से, ट्रांसफर। इसको बार बार देखना, याद कर लेना, ये एक बार पढ़ने से नहीं होगा। एक बार पढ़ना हो तो मत छोड़ दो, मत पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो याद कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना, इसको कॉपी कर लेना, या तो हमको मैसेज कर देना, तो मैं इसका PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा, मैं एक ग्रुप, ठीक है, PDF सेंड कर दूंगा। ट्रांसफर मतलब भाड़े पर देना, भाड़े पर देना। ट्रांसफर मतलब क्या, किसी चीज़ को क्या, अंतरण मतलब भाड़े पर देना या उधार देना या कब्जा देना या कब्जे से विलग कर देना, ठीक है, ये सब ट्रांसफर के अंतर्गत आएंगे। अग्नायुध आ गया है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, अग्नायुध आ गया अब इसके अंतर्गत। तो ट्रांसफर में क्या होगा, ये देखो एक ट्रांसफर, तो ये फर्स्ट में, सेकंड में क्या, अग्नायुध कि नाल की लंबाई या नाल मुख, या कहना है ये 2 है, ये 2 का सेक्शन 2 का सब क्लास 2 है, ये 1K तक डिफिनीशन खत्म हो गया। अब ये क्या, सब क्लास 2 चल रहा है, ये 1 के अंतर्गत था, अब ये सब क्लास 2 है। अग्नायुध, अग्नायुध मतलब, अग्नायुध का क्या है, अग्नायुध की नाल की लंबाई, ठीक है, नाल मुख से लेकर ट्रिगर अर्थात जहां से वह फायर किया जाता है वहां तक होगी। बस इतना याद कर लो। सब क्लास 3 में क्या देता है कि किसी क्षेत्र में आयुध संबंधी विधि नहीं है तो उस क्षेत्र पर यह विधि लागू होगी, ठीक है, जहाँ पे आयुध विधि नहीं है वहाँ पे यह विधि लागू होगी, तथा जहाँ आयुध संबंधी विधि है वहाँ वही विधि लागू होगी। ये कौन बताता है, सेक्शन 2 का सब क्लास 3 बताता है, सेक्शन 2 का सब क्लास 3 बताता है ये। अब आ जाओ सेक्शन 2 का सब क्लास 4 आ जाओ। 4 क्या कहता है, किसी क्षेत्र में क्या करना, ऑफिसर या प्राधिकारी नहीं है तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा बताएगी, अधिसूचना द्वारा किसी को नियुक्त करेगी। अब आ जाओ चैप्टर 2 पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर 2 कितना है, 3 से 12 है।
चैप्टर 2 3 से 12, इसमें क्या आयुधों और गोला बारूदों को अर्जन कैसे अर्जित किया जाएगा, कब से कब्जे में विनिर्माण विक्रय या आयात निर्यात या उनका परिवहन कैसे होगा, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो 3 का सब क्लास 1 क्या कहता है, अग्नायुध और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए लाइसेंस आवश्यक होता है। तो अब देखो अर्जन के लिए और कब्जे के लिए क्या लाइसेंस, ये कहाँ बताता है लाइसेंस आवश्यक होगा, 3 का सब क्लास 1 बताता है। क्या बताता है कि जो क्या बोलते हैं आपके फायर आर्म्स हैं या एम्यूनिशन है उनके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी, परंतु कब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, यही पढ़ो, नहीं है, मरम्मत रिपेयर करने के लिए नहीं है, नवीनीकरण के लिए नहीं है, उपयोग के लिए नहीं है, धारक की उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन ये सब काम होगा। या तो जिसका वो हथियार है उसके सामने इसकी मरम्मत होगा, उसका रिन्यूअल किया जाएगा या उसका यूज किया जाएगा, या उसके लिखित प्राधिकार द्वारा, लिखित प्राधिकार मतलब वो लिख के कुछ देगा उससे उसका यूज किया जा रहा हो तो ही होगा। तो ये 3(1) बताता, 3 का सब क्लास 1 क्या बताता है, लाइसेंस की आवश्यकता होगी किस आग्नेयुध और गोला बारूद के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, चैप्टर 5 सब क्लास 2 पे आ जाओ। अब उपधारा 3 के व्यक्तियों को छोड़कर, उपधारा 3 में जो व्यक्तियां बताएं अभी आगे बताऊंगा उनको छोड़कर एक समय में केवल 3, ये याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछ सकता, एक आदमी एक समय में कितने अग्नायुध को रख सकता है, केवल 3, 3 से अधिक नहीं रख सकता। परंतु अगर 1983 के पहले किसी व्यक्ति के पास 3 से अधिक अग्नायुध है तो वह उनको 90 दिन के भीतर निकटतम पुलिस थाने के बाहर सदक अधिकारी के पास क्या करेगा, जमा करवा देगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, अग्नायुध को डीलर इन फायर आर्म्स, जो देखो किसका किसका उसका आवश्यक वो नहीं होगा, किनको छोड़कर 3 से ज़्यादा कौन कौन रख सकते हैं, डीलर इन फायर आर्म्स का जो डीलर है, मेंबर ऑफ राइफल क्लब, राइफल क्लब का जो मेंबर है वो रख सकता है, राइफल एसोसिएशन रख सकती है। ठीक है, राइफल क्लब मतलब जहाँ शूटिंग वूटिंग चल रही हो या जहाँ कुछ होता है, मतलब जो खेल के रूप में जिन चीज़ों का उपयोग होता है, जिनको सरकार ने प्रमाण पत्र दे दिया है या जिनको निर्धारित, तो वो 3 से ज़्यादा रख सकते हैं। ये कहाँ दिया गया, इन धारा अर्थात धारा 3 का सब क्लास 2 लागू नहीं होगा इन पर, यानी कि 3 से ज्यादा ये लोग रख सकते हैं अग्नायुध। अब आ जाओ नेक्स्ट धारा 4 में, धारा 4 क्या कहता है, कुछ विशेष प्रकार के आयुधों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब आ जाओ कुछ विशेष प्रकार के, केंद्र सरकार किसी विशेष क्षेत्र या लोकहित में अग्नायुध से भिन्न आयुधों के लिए भी, मतलब जिनके लिए है वो तो पहले बता ही दिया गया कि लाइसेंस 3(1) में लाइसेंस की आवश्यकता, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो किसी अन्य चीज के लिए, ये कहा 4 में बताया, किसी अन्य के लिए भी निर्धारित कर सकता है कि इसके लिए भी अब लाइसेंस जारी किया जाएगा। शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकता है कि इसके लिए भी अब लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यानी कि धारा 4 में केंद्र सरकार को ये पावर दिया गया है कि वो अग्नायुध और गोला बारूद के सिवा अगर वो लगता है उसको और किसी वेपन को रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उस लाइसेंस के लिए ये निर्धारित कर देगी कि अब इस वेपन को अगर कोई रखेगा तो उसके लिए अब लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ये कौन सी धारा बताता है, धारा 4 बताता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आयुध और गोला बारूद विनिर्माण विक्रय आदि के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अब एक लाइसेंस यहाँ भी लाइसेंस 3 में आप रखने के लिए, लेकिन धारा 5 में कौन से लाइसेंस, विनिर्माण, अगर उसका निर्माण कर रहे हो, उसका प्रोटेक्शन कर रहे हो, उसका सेल कर रहे हो या आदि किसी काम के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। कौन सा धारा बताता है, धारा 5। यही सब लाइसेंस में अंतर है, 1 2 3 में क्या बोलते हैं गोला बारूद के लिए, 5 में क्या क्या कहते हैं, 5 में 4 में क्या कहते हैं, केंद्र सरकार नियम बना देगी कि किसी अन्य वेपन के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता, तीनों 3 4 5 सब लाइसेंस से ही संबंधित है। ठीक है, 6 भी लाइसेंस है। अब क्या होता है, गन्स के लिए, गन्स के नाल
को छोटा करने, नकली आयुध को असली आयुध में बदलने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यानी कि 3, 4, 5, 6 इन चारों धाराओं में लाइसेंस से संबंधित है। पहले में लाइसेंस गोला बारूद और अग्नायुध के लिए, चौथे में क्या हो जाएगा, चौथे में ये हो जाएगा केंद्र सरकार किसी अन्य वेपन के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए नियम बना सकती है कि अब इस हथियार के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। पांचवें में क्या है कि अब आप किसी का विनिर्माण कर रहे हैं, किसी अग्नायुध या किसी गोला बारूद का, या उसका निर्माण कर रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं आदि के लिए, तो लाइसेंस की आवश्यकता होगी। नंबर 2, किसी गन की नाल को आप छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, या उनको नकली आयुध को असली आयुध में चेंज कर रहे हैं, तो भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ये कौन 6 बताता। अब नेक्स्ट पेज आ जाओ। धारा 7 में आ जाओ। धारा 7 क्या कहता है। अब प्रतिबंध, यहाँ से क्या क्या चीज प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंध है। प्रतिबंधित जो आयुध हो, गोला बारूद हैं, ठीक है, उनके अर्जन, कब्जे और विनिर्माण और विक्रय पर क्या प्रतिबंध लगाया गया। जो प्रतिबंधित आयुध हो, गोला बारूद हैं, मतलब जिनका प्रोहिबिटेड है, जिनको रोका गया, उनको ना तो अर्जित किया जा सकेगा, ना उसको अपने पास रखा जा सकेगा, ना उसका निर्माण किया जा सकेगा, ना उसका सेल किया जा सकेगा। इन सब पर धारा 7 प्रतिबंध लगाती है। धारा 7 प्रतिबंध लगाती है कि जो क्या बोलते हैं प्रोहिबिटेड का था, जो प्रोहिबिटेड आयुध या गोला बारूद हैं उनको अपने पास नहीं रखा जाएगा, उनको अपने कब्जे में नहीं रखा जाएगा, उनका विनिर्माण नहीं किया जाएगा और उनका विक्रय नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बता दिया 7 में। सॉरी, 5 में आपने क्या, विक्रय और विनिर्माण के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, सेक्शन 8 है। 8 क्या कहता है, ये भी प्रोहिबिटेड करता है। किस चीज को प्रोहिबिटेड करता, बिना पहचान चिन्ह वाले आयुध, अग्नायुध, बिना पहचान चिन्ह वाले फायर आर्म्स जो रखे हुए हो, उनके विक्रय और अंतरण को क्या करता है, या तो आप उनका सेल भी नहीं कर सकते हो और उनका ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। इसको प्रोहिबिटेड किया गया। बिना पहचान चिन्ह वाले अग्नायुध को धारा 8 में, ये सब 50 बार रट लेना, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। फिर आ जाओ 9 में, आ जाओ 9 क्या कहता है, इसमें भी प्रोहिबिटेड। तो 7, 8, 9 ये तीनों धारा है। 3, 4, 5, 6 ये लाइसेंस से संबंधित था। 7, 8, 9 ये प्रोहिबिटेड है, ये रोकी, इसमें चीज़ों को करने से रोका गया। ऐसे बना लो एक साथ, प्रोहिबिटेड कहाँ कहाँ दिया गया है, लाइसेंस की चीज़ें कहाँ कहाँ दी गई हैं, ये सब बना लेना एक जगह। फिर तरुण व्यक्तियों को या कुछ अन्य व्यक्तियों को रोका गया कि उनको अग्नायुध का अर्जन करने से, कब्जा करने से, विक्रय करने से कुछ व्यक्तियों को रोका गया है। मतलब अधिकार तो है कि उनको आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन इन व्यक्तियों को ना उनको बेचा जा सकता है, ना उनको कब्जा, ना वो उसे कब्जा ले सकते हैं, ना वो उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन कौन है, अब देखो। जो अब 3 में क्या बात कहता है, जो तरुण 21 वर्ष की आयु ना पूरा किया गया उसको ये नहीं किया जाएगा, फायर आर्म्स बेचा नहीं जाएगा। अन्य व्यक्ति में क्या है, ऐसा व्यक्ति जो हिंसा या अनैतिक आचार के, ऐसा व्यक्ति है जो हिंसा और अनैतिक आचार करता हो, अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो, तो उसकी सजा समाप्त होने के बाद 5 वर्षों तक उस पर प्रतिबंध रहेगा। ये याद कर लेना, पूछ लेगा कितना, 5 वर्षों तक प्रतिबंध रहेगा। कौन दोष सिद्ध, किस प्रकार के अपराध का, हिंसा में अगर वो बंद हुआ, दोष सिद्ध हुआ, या नैतिक अवाचार के लिए वो दोष सिद्ध किया गया, तो जब वो जेल से छूटेगा तो 5 वर्ष तक उसको हथियार रखने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, सीआरपीसी के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांत कायम रखने या सदाचार के लिए बंधपत्र लिया गया, तो बंधपत्र की अवधि के दौरान प्रतिबंध रहेगा। तो यानी कि जिससे बंधपत्र लिया गया कि आप सदाचार और परिशांत कायम रखेंगे सीआरपीसी के तहत, उन व्यक्तियों को भी ये हथियार रखने नहीं दिया जाएगा। ये बात याद कर लेना, इसी वजह से इसको मैं तोड़ तोड़ के बना के लेके आया हूँ। याद जरूर कर, जितनी चीज़ें एटलीस्ट वो तो गलत ना हो, इससे बाहर पूछेगा तो ठीक है देखा जाए, लेकिन एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो नहीं गलत होनी चाहिए। फिर आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ,
अब कौन सा सेक्शन 9 का अब और क्या कहता है, जो कहता है कि खंड ए के अंतर्गत व्यक्तियों को अग्नायुध का विक्रय या अंतरण को रोक प्रसिद्ध करता है, ठीक है, रोकता है, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को भी रोकता है। तो ये अधिकार कहाँ है, विक्रय अंतरण पर अग्नायुध को, जो खंड ए के अंतर्गत व्यक्तियों को बताया गया उनके अंतरण पर प्रतिबंध लगाता है, अनसाउंड माइंड के व्यक्तियों को बेचने पर प्रतिबंध लगाता है। ये सब याद कर लेना। ये किस धारा के तहत दिया गया है, किस धारा के तहत दिया गया है अनसाउंड, ये 9 में दिया गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी धारा है, नेक्स्ट है सेक्शन 10, आयुधों के आयात निर्यात के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता। अब एक लाइसेंस का यहाँ आ गया तो 4 5 3 4 5 पढ़े थे, 6 पढ़े थे और एक 10 हो गया कि आयात और निर्यात के लिए भी अब लाइसेंस की आवश्यकता होगी। आयुधों के आयात और निर्यात के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ये कौन कहता है, सेक्शन 10 कहता है। अब आ जाओ 11 में, आयुधों के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध। आयात और निर्यात से, इसको आयात और निर्यात से याद करना। आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस धारा 10 में आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगी केंद्र सरकार द्वारा, या प्रतिबंध लगाया जाएगा। क्यों, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है उन आयुधों पर प्रतिबंध लगाना, सार्वजनिक शांति के लिए जरूरी है तो लगा देगा प्रतिबंध। किसी अन्य कारण, अब इसमें किसी भी अन्य कारण से केंद्र सरकार धारा 11 के अंतर्गत उनके आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब देखो 12 में क्या है, आयुधों का परिवहन या ट्रांसपोर्ट करने पर, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। परिवहन तभी किया जा सकता है जब केंद्र सरकार ने इससे लाइसेंस प्राप्त कर लिया जाए, ठीक है। ये कहाँ बताता है, 12 में बताता है। तो 10, 11, 12 ये सब इधर उधर आग्नायुध को ले जाने से संबंधित। तो 10 आयात और निर्यात कर सकते हैं, 11 में प्रतिबंध लगा सकता है आयात निर्यात पे, 12 में भी जिनका लाइसेंस नहीं जारी किया उनको एक परिवहन से दूसरे परिवहन में आप नहीं ले जा सकते। ये कौन बताता, 12 बताता। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब देखो ये एपीओ राजस्थान एपीओ के लिए है। तो अब ये इस चैप्टर के बाद चैप्टर 4 सीधे पढ़ना है, बीच का छोड़ देना, बीच में नहीं पढ़ना है, वो पीटी वो में सब मेंस में आते हैं, तो ये अभी पीटी का चल रहा है, ठीक है। नोटिफिकेशन में तो यही दिया गया था, उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट जो नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई हैं वो तो क्लियर रहे, बाकी तो जो आएगा वो आप देख लेना, थोड़ा एक बार सरसरी निगाह से आप भी पढ़ लेना, लेकिन जो नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई वो आपकी क्लियर रहे, वो आपकी गलत ना हो। अब आ जाओ अध्याय 4, शक्तियाँ और प्रक्रिया, शक्तियाँ और प्रोसीजर, पावर, पीपी, पावर और प्रोसीजर। ये कहाँ दिया गया है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ये 19 से लेके 24 बी तक, पीपी 19 से 24 तक, 24 बी तक दिया। अब इसमें 19 में क्या किया गया कि 19 में बताया गया जो लाइसेंस आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति, लाइसेंस को पेश करने की मांग कौन कर सकता है, किसके, पुलिस ऑफिसर भी कोई कर सकता है, केंद्र सरकार द्वारा कोई सशक्त ऑफिसर भी कर सकता है। लाइसेंस नहीं पेश करता है तो वो क्या करेगा, अब उसकी शक्ति क्या है, तो उसको क्या करेगा, सीज कर देगा। तो जो वो लाइसेंस, उसको क्या है, उसके लाइसेंस को क्या सीज अपग्रहित कर लेगा, अपने पास रख लेगा। लाइसेंस नहीं पेश करता तो उसको क्या कर देगा, सीज कर देगा उस चीज को, और नाम और पता देने से इनकार कर देगा तो बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगा। देखो ये सीआरपीसी वाला है, नाम और निवास 42 में जो दिया है सीआरपीसी में, वहीं से ये कनेक्ट कर लो सीआरपीसी में। इनकार करता तो बिना वारंट गिरफ्तार। देखो पावर कितना दिया, लाइसेंस को सीज भी कर सकता है, उस चीज सामान को सीज कर सकता है जिसके लिए वो लाइसेंस मांग रहा है, या वारंट के बिना उसको गिरफ्तार कर सकता है। ये चीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि संदिग्ध परिस्थितियों में
के अधीन आयुध आदि का प्रवहन करेगा, मतलब कन्वेइंग करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी, मतलब संदिग्ध परिस्थितियों में वो आयुध को इधर से उधर ले जा रहा, संदिग्ध लग रहा, तो उन व्यक्तियों को भी धारा 20 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। कब? जब आयुध विधि विरुद्ध प्रयोजन के आशय से लिया जा रहा है। कब लिया जा रहा है? जब उन आयुधों को कैसे लिया जा रहा है? विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए लिया जा रहा है। उन आयुधों को कैसे लिया जा रहा है? विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए लिया जा रहा है। और बताओ फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है? तो मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अन्य लोक सेवक जो इसे रेल या विमान या जलयान में काम कर रहा है, काम करने वाला व्यक्ति वारंट के बिना क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। आयुध या गोला बारूद को सीज भी कर सकता है। क्या कर सकता है? गोला बारूद को सीज भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? 21 में। अब आ जाओ 21 में। 6 है 21, 20 तक हो गया। अब 21 में आ जाओ। 21 में क्या कहता है कि कब्जा विधिपूर्ण न रहने या आयुध का निक्षेप करना, यानी कि जमा करना। 21 में क्या है? जमा करना। आयुध को ऐसे निक्षेप मतलब जमा करना। आयुध को जमा कब जमा किया जाएगा? ये कहाँ बताया गया? 21 में बताया गया। तो आयुध को कब जमा करा जाएगा? जब लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाएगी, लाइसेंस को या तो निलंबित कर दिया गया, या लाइसेंस का प्रतिसंग्रहण रिवोकेशन कर लिया गया, या धारा 4 के तहत आयुध विधिपूर्ण न रह गया हो, या तो धारा 4 के तहत वो आयुध विधिपूर्ण न रह गया हो। इन ऐसी दशाओं में क्या होगा? ऐसी दशाओं में निकटतम पुलिस स्टेशन या अन्य कार्यालय में उसे क्या जमा कराया जाएगा। तो जमा कराने वाला कहाँ है? 21 में। 21 में है। फिर होगा आयुध की निलंबन की अवधि समाप्त होने पर निक्षेपकर्ता या जमाकर्ता उसको क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। और निक्षेपकर्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका विधिक प्रतिनिधि भी उसे प्राप्त करने का हकदार होगा। परंतु धारा 3 के अंतर्गत अग्नायुध अधिग्रहित किया गया तो यह धारा लागू नहीं होगी। अगर अधिग्रहित कर लिया गया धारा 3 के अंतर्गत तो यह धारा लागू नहीं होगी। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता? उपधारा 3 के तहत अगर निर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत आयुध वापस नहीं किया गया तो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से सरकार उसको फोरफिटेड संप्रहित अपने पास जब्त कर लेगी, अपने पास रख लेगी। लेकिन ये चीज़ होगा अगर वो नहीं ले जाता है तो मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा उसे सरकार जब्त, लेकिन पहले वो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट लिखित सूचना द्वारा अपने आदेश को भेजेगा और आदेश निकालने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा? निक्षेपक को या उसके विधिक प्रतिनिधि मतलब जिसने जमा किया है या उसके प्रतिनिधि को कारण पूछेगा कि आपके आयुध को क्यों ना जब्त कर लिया जाए जब आप नहीं ले जा रहे हो। ये क्या करेगा? आदेश देने के बाद पूछेगा मजिस्ट्रेट। फिर हो जाएगा सूचना के 30 दिन के अंदर निक्षेपक को कारण बताना। अगर 30 दिन बाद नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट 30 डेज के अंतर्गत कारण बताना होगा। अगर नहीं बताता है तो वो चीज़ जब्त कर लीजिएगा। सरकार चाहे तो जब्ती के बाद निक्षेपक को पूर्णतः या भागता लौटा सकती है। अब सरकार के पास वो है अधिकार, आप गुजारिश कर सकते हो कि जब्ती के बाद भी वह या तो पूर्णतः उसके आयुध को लौटा दे या आंशिक रूप से उसके वेपन को लौटा सकती है। नेक्स्ट आ जाओ 10। फिर अब क्या कहता है? अब आ जाओ मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और जब्ती अभिग्रहण करना। किसके? मजिस्ट्रेट 22 में दिया है। मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण कहाँ दिया गया है? 22 में दिया। कहाँ दिया गया? एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको 2-3 बार लिख लेना और उसे देख लेना। एक बार में पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा टफ है। मैं कह रहा हूँ 2 बार 3 बार, 1 घंटे की वीडियो होगी ये, 1 घंटा 2-3 बार देख लेना इसे आसानी से। एक बार पहली बार लिख लेना, नहीं वीडियो देख पाना तो जो लिखना उसी को बार बार देख लेना, तब याद हो जाएगा। आयुध या गोला बारूद, जो आयुध या गोला बारूद वह किसी विधि के प्रयोजन के लिए लोक शांति या क्षेम हो तो मजिस्ट्रेट कारण अभिलिखित करके गृह या परिषद की तलाशी करेगा और अपग्रहित कर लेगा, उसे जब्त कर लेगा। आयुध या गोला कैसे हो? किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए कहाँ हो और लोक शांति और क्षेम भंग होने तो मजिस्ट्रेट क्या कहीं रखा गया हो, इन्हें क्या किया गया हो, किसी जगह रखा
तो कारण अभिलिखित करके गृह या परिषद की मजिस्ट्रेट तलाशी खुद ले सकता है या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा उसे करा सकता है अपने उपस्थिति में। और क्या कर सकता है, तलाशी देखो कैसे होगी, तलाशी मजिस्ट्रेट द्वारा होगी या उसकी उपस्थिति में या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी ऑफिसर द्वारा की जा सकेगी। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट, धारा 23 में क्या है, आयुध आदि के जलयानों आदि की तलाशी मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या केंद्र सरकार कौन करेगा, आयुध जलयानों की तलाशी कौन करेगा, मजिस्ट्रेट कर सकता है, पुलिस अधिकारी कर सकता है, और कौन कर सकता है, केंद्र सरकार का ऑफिसर कर सकता है। केंद्र सरकार का जो ऑफिसर होगा वो भी आयुध आदि के जलयानों की क्या कर सकता है, तलाशी कर सकता है। तलाशी कौन तलाशी कर सकता है, सर्च कर सकता है वेसल्स, व्हीकल्स और आर्म्स के। ठीक है, ये इनके जो व्हीकल्स हैं इन सबको क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। मजिस्ट्रेट खुद चेक कर सकता है, पुलिस अधिकारी चेक कर सकता है। तो चेकिंग का कहाँ है, 23 में। चेक कहाँ, तलाशी कहाँ ले सकता है, 23 में। 24 में क्या है, 24 पढ़ो, केंद्र सरकार के आदेश के अधीन जो चीज़ सीज की गई है और डिटेन किया गया तो किसी भी समय और किसी भी आयुध का किया जा सकता है। किसी भी समय और किसी भी आयुध को डिटेन किया जा सकता है या उसको कीस है। केंद्र सरकार अपने आदेश द्वारा किसी भी आयुध को किसी भी समय किसी भी आयुध को किसी भी समय सीज कर सकती है या उसको डिटेन कर सकती है। देख लो कितनी बड़ी पावर केंद्र सरकार को है इसमें। ठीक है, 24 में बहुत बड़ी पावर है। ये दिमाग में 2-3 बार मैं पढ़ लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, बार बार इसे देख लेना तो ही समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 24 में क्या है, डिस्टर्ब एरिया। 24 में क्या है, 24A में क्या है, डिस्टर्ब एरिया। ये सेक्शन शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि प्लीज़ लाइक भी तो कर दिया करिए, 2-4 लाइकें बढ़ा दीजिए। नहीं सब्सक्राइब करवा रहे हैं चैनल को तो 500 कम से कम करवा ही दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो 24 से डिस्टर्ब एरिया, नोटिफाइड एरिया के कब्जे के बारे में, नोटिफाइड एरिया के कब्जे के बारे में। अब देखो डिस्टर्ब एरिया मतलब क्या है, जो विक्षुब्ध क्षेत्र है, और अधिसूचित आर्म्स है जो नोटिफाइड आर्म्स मतलब, देखो मैं इसको इंग्लिश में इसलिए लिख दिया हूँ कि आपको समझ में। अब विक्षुब्ध क्षेत्र लिखूंगा तो कई लोग तो विक्षुब्ध समझ ही नहीं पाएंगे। डिस्टर्ब मतलब जो डिस्टर्ब एरिया है, डिस्टर्ब मतलब हर कोई समझ जाओगे। तो डिस्टर्ब एरिया में जो नोटिफाइड आर्म के कब्जे के बारे में, कि जो नोटिफाइड आर्म है तो उनके कब्जे के बारे में क्या है, प्रोहिबिटेड किया गया, प्रोविजन प्रतिषेध लगाया गया है कि जो नोटिफाइड आर्म है उनको नहीं रखा जा सकता है डिस्टर्ब एरिया में। ये कहाँ बताया गया, 24A में बताया। कहाँ बताया गया, डिस्टर्ब एरिया में जो नोटिफाइड आर्म भी है उनको भी नहीं रखा जाएगा। ये कहाँ बताया गया, ये 24A में बताया गया। अब क्या बताया गया, ये पढ़ो, केंद्र सरकार को समाधान हो जाता है, केंद्र सरकार को लग जाता है, समाधान हो जाता है। क्या समाधान हो जाता है कि वो एरिया डिस्टर्ब है। क्या है, वो एरिया डिस्टर्ब है, विक्षुब्ध है, मतलब अशांति क्षेत्र है, मतलब वहाँ शांति नहीं है, तथा उस क्षेत्र में आयुध का प्रयोग अपराध करने के लिए हो सकता है। अगर मैं परमिशन दूंगा तो वैसे भी वो एरिया डिस्टर्ब है, अगर आयुध की परमिशन दे दिया जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, उस आयुध द्वारा अपराध हो जाएगा। तो उसके निवारण के लिए नोटिफिकेशन जारी करके उसके निवारण के लिए क्या किया जाएगा कि ऐसे, भाई अब आपके पास लाइसेंस रहेगा, आप डिस्टर्ब एरिया में रहते हो तो आप अपने अधिकार से कहोगे कि मेरे पास लाइसेंस है, मैं इस हथियार का उपयोग कर सकता हूं। लेकिन अब इसका तोड़ करने के लिए यही 24A बनाया गया कि आपके पास लाइसेंस होते हुए भी आपको उस शस्त्र का उपयोग, वेपन का उपयोग आप कर सकते हो, तब भी केंद्र सरकार क्या करेगी, अगर वो एरिया डिस्टर्ब है तो आपके ऊपर वो प्रतिबंध लगा देगी। और वो प्रतिबंध कैसे लगाएगा, वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, और नोटिफिकेशन जारी करके क्या कहेगा, देखो नंबर 1, देखो इसके बाद है वो नोटिफिकेशन जारी करके उस क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की जाएंगी कि कितने क्षेत्र तक का वो नोटिफिकेशन लागू होगा, उसकी सीमाएं निर्धारित, उसकी क्या की जाएंगी, सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। तथा तारीख नोटिफिकेशन जारी करने के 4 दिन की पहले की
पहले की होगी, मतलब नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा उसके 4 दिन के बाद से वो चीज़ें लागू होंगी। 4 दिन का टाइम दिया जाएगा तथा धारा 21 में उस नोटिफिकेशन जारी 4 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप उन हथियारों को जमा कर दो, उसके बाद जमा कर दो। कितना? 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। कितना? 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, ये याद कर लेना। कितना? 4 डेज का टाइम दिया जाएगा, ये याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट, और क्या किया जाएगा? फिर अधिसूचना में जो आर्म्स रखने पर प्रतिबंध लगाया गया उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अधिसूचना में बताया गया कि इस आर्म्स को अब आप नहीं रख सकते हो, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार को लिखना पड़ेगा। और क्या? अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऑफिसरों को प्रतिग्रहित, मतलब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उनको क्षेत्रों में बताने के लिए ऑफिसर की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार होगी। अब नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, वो डिस्टर्ब एरिया है, तो क्या किया जाएगा? उसको देखरेख करने के लिए एक ऑफिसर की नियुक्ति करेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब क्या करेगा वो ऑफिसर? उस क्षेत्र में आ रहे व्यक्तियों तथा वाहनों की तलाशी लेगा कि किसी भी परिसर की तलाशी ले सकता है। अब मान लो किसी एक डिस्टर्ब एरिया में नियुक्त कर दिया गया, वो कहीं भी कुछ भी कर लेगा, तलाशी लेगा, वहां पे कोई वाहन आ रहा है जो वेपन से भरा है या नहीं, या कोई व्यक्ति वेपन लेकर, भाई उस एरिया में तो प्रतिबंधित है, एरिया के बाहर के व्यक्ति भी तो उस एरिया में आके अपराध कर सकते हैं। जिस एरिया के लिए वो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बाहर के व्यक्ति आ जाते, तो उसके लिए क्या अधिकारी नियुक्त किया गया कि आप रोकिए, इस डिस्टर्ब एरिया में वो लोग ना आ सके। और नंबर 2 क्या है कि नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से और समाप्त होने तक जब्त कर लेगा। ठीक है, आप क्या करेगा? जैसे नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हुआ उस दिन से जारी होने के और जिस दिन तक वो विक्षुब्ध एरिया रहेगा, वो परेशान एरिया रहेगा, उस नोटिफिकेशन का जो 90 डेज की अवधि है, ठीक है, उस अवधि तक के उसको अपने पास रखेगा। जब नोटिफिकेशन का डेट समाप्त हो जाएगा तो क्या करेगा? उस आदमी को वो वापस कर देगा। और क्या करेगा? दूसरी क्लास में क्या? नोटिफिकेशन एक बार में 90 दिन से, यानी कि एक बार नोटिफिकेशन जारी किया गया तो वो 19 डेज के लिए होगा। पुनः उनको नोटिफिकेशन जारी करने के लिए उसमें क्या संशोधन करना पड़ेगा? किसमें संशोधन करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में संशोधन करना पड़ेगा। और उपधारा 1 के तहत तलाशी और जब्ती सीआरपीसी के नियमों अनुसार होगी। उपधारा 1 के तहत तलाशी और जब्ती कैसे होगी? उसकी तलाशी और जब्ती कैसे होगी? सीआरपीसी के नियमों के अनुसार होगी। ये हो गया। अब 24A में विक्षुब्ध क्षेत्र था। अब 24B में क्या? सारे देखो एक चीज मैं आसानी से समझा दे, सारे प्रावधान 24B में वही लागू होंगे, वही सारी चीज़ें होंगी। बस यहाँ क्या है? डिस्टर्ब एरिया में जो सार्वजनिक स्थानों पे या उनमें से होकर नोटिफाइड आर्म को लेकर चल रहे उन पर भी प्रतिबंध होगा। जैसे सार्वजनिक स्थान पे भी, अब सार्वजनिक स्थानों पर भी डिस्टर्ब एरिया के सार्वजनिक स्थानों के लिए ये स्पेशल क्लास बना दिया गया। सार्वजनिक स्थानों के लिए कौन सा? विक्षुब्ध एरिया के सार्वजनिक स्थानों के लिए सारी चीज़ें उसी प्रकार लागू होंगी। जैसे भाई नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन में चीज़ों को लिखा जाएगा कि इस एरिया में इतने दिन के लिए ये आसान एरिया है, सार्वजनिक क्षेत्र में स्पेसिफाई उस सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी नोटिस जारी करेगा कि इस सार्वजनिक क्षेत्र पर कोई वेपन या हथियार लेकर नहीं आएगा। उसके लिए भी केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और वहाँ वेपन लाने ले जाने या उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, ये कहाँ करेगी? ये 24B में करेगी। तो सार्वजनिक स्थान के लिए कहाँ और पूरे स्थान के लिए ब्रॉड एरिया कौन रखता है? 24A रखता। और बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में कौन सा? सार्वजनिक स्थानों के लिए 24B है। बाकी सारी चीज़ें वही है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपका ये एक लेक्चर में मैंने आर्म्स एक्ट को समाप्त कर दिया। इसके पहले मैंने SC/ST एक्ट को पढ़ा दिया गया है,
तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिन लोगों ने वो नहीं देखा वो जाके देख ले। बाकी मैं नेक्स्ट सीरीज़ में इसके बाद और भी जितने भी एपीओ के जितने भी माइनर एक्ट हैं वो मैं बहुत जल्दी से ही समाप्त कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ जाए तो मेरे ऊपर भी प्रेशर आएगा कि हाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे लगता नहीं है, वैसे मेहनत करने का भी मन नहीं करता, इतना मेहनत करके बनाता हूँ। आप खुद एक बार बेयर एक्ट खोलिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक बार आप बेयर एक्ट खोल लीजिएगा और उसे पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कितनी मेहनत, तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है बेयर एक्ट को। बेयर एक्ट आप तोड़ना सीखिए, जैसे मैं तोड़ तोड़ के लिखा हूँ, इसे तोड़ लीजिए, मैं तोड़ना भी सिखा दूंगा डेम्स। और बस मेरी आप मदद करिए, इसे सब्सक्राइबर को बढ़वा दीजिए बस किसी तरीके। मैं ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैं वीडियो में पहले नहीं करता था, लेकिन चीज़ें ये है कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच नहीं रही है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि यार थोड़े ज़्यादा लोग रहेंगे तो मेरे ऊपर और प्रेशर होगा और अच्छे से मैं उन कामों को कर लूँगा, ठीक है। ओके, मैंने बहुत सब्सक्राइब के लिए कह दिया हूँ, ये भी मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे कहना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग हो, आप ही लोग मेरे सब्सक्राइबर को बढ़वा सकते हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी अब मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बढ़ जाते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।